हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास में आज हम चर्चा करेंगे जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम को और साथ ही पूर्ण स्वराज्य जो कि 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के लाहौर अधिवेशन पर। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथियों, जिन्ना ने जब देखा कि नेहरू रिपोर्ट में सांप्रदायिक आधार पर जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था उसे अस्वीकार कर दिया गया, मना कर दिया गया, तो जिन्ना ने मुस्लिम लीग के साथ खड़ा होना सही समझा। जिन्ना को लगा कि अगर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था है अगर उसे समाप्त कर दिया जाएगा तो मुसलमानों का हित प्रभावित होगा, और इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए नेहरू रिपोर्ट के विरोध में खड़े हो गए। लॉर्ड बर्केनहेड ने जो चुनौती दिया था कि सर्वसम्मति से आपके संविधान की मान्यता होनी चाहिए, वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जब जिन्ना ने मुस्लिम लीग के साथ खड़ा होना स्वाभाविक समझा और उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की, तो अंग्रेज़ों के द्वारा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया, मना कर दिया गया। कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस बात को दोहराया गया और कांग्रेसियों ने अंग्रेज़ों को अल्टीमेटम दे दिया कि आपके पास 1 साल का वक्त है और अगर आपने नेहरू रिपोर्ट पर विचार नहीं किया तो हम किसी भी कीमत पर पूर्ण स्वराज से कम पर समझौता नहीं करेंगे। अंततः 1 साल तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ। अंग्रेज़ों ने इनके बातों को इस तरह से इनकार कर दिया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। जब 1 साल बीत गया, उसके पश्चात में फिर कांग्रेसियों के द्वारा लाहौर में अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर अधिवेशन जब कांग्रेस का हुआ, वहाँ पर इन्होंने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया और 2 जनवरी 1930 के बैठक में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाए जाने का घोषणा किया गया, यानी प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस, जिसे कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और उसके बाद प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। तो जिन्ना के 14 सूत्री फार्मूला क्या हैं? जिन्ना को जब लगा कि नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम के लिए जो पृथक निर्वाचन की बात कही गई है उसे इग्नोर कर दिया गया है, तब जिन्ना ने अपने 14 सूत्री फार्मूला पेश किया। मोहम्मद अली जिन्ना, ध्यान दें जिन्ना का नाम पूरा है मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन ना दिए जाने के कारण 14 सूत्री फार्मूला दिया था। जिन्ना को यह आपत्ति था कि जो पृथक निर्वाचन अंग्रेजों ने दिया है उसे कांग्रेस कैसे खत्म कर सकती है, और इसी बात से जिन्ना 14 सूत्री फार्मूले पे आए और एकदम से कांग्रेस के विरोधी हो गए।
इसमें 14 सूत्री में से कुछ प्रमुख मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो ज़रूरी है। पहला पॉइंट इनका ये था कि पृथक निर्वाचन की सुविधा को मुसलमानों के लिए बनाया जाए, यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात स्वीकार किया जाए, माना जाए। और दूसरा इन्होंने कहा कि केंद्रीय और प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाए। कहाँ पे? सेंटर में और प्रोविंस में 1/3 सीटें दी जाएं, यानी केंद्रीय 1/3 प्रतिनिधित्व पे इन्हें रिजर्वेशन दिया जाए कि अगर 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में से लगभग 33.1/3 कह सकते हैं 34 सीटों पर मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शामिल हों, यानी मुसलमानों के लिए 100 में से 34 सीट रिजर्व कर दिया जाए। ये इनका दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट, अब यहाँ पे इनका ये देखिए, जिन्ना की दोगलापन की बातें देखिए। ये क्या कहते हैं कि वैसे तो केंद्र में और राज्य में 1/3 सीट तो दिया जाए, लेकिन अगर मुस्लिम बाहुल वाले प्रांत हैं, तो वहाँ पे इनकी सरकार बनाई जाए और इन्हीं को पूरा हक दे दिया जाए। मतलब ये कौन सी बात थी? अगर आप 1/3 के हकदार अपने आप को साबित करते हैं, तो जो बहुमत वाले जगह हैं वहाँ के लिए किसी को, जो अन्य समुदाय के लोग हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए था। लेकिन इन्होंने जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, बहुमत में हैं, वहाँ पे किसी अन्य लोगों का कोई भी वजूद नहीं होना चाहिए, सभी वजूद केवल मुस्लिम का होना चाहिए। ये तो बातें ये थी कि आप कितना भी मुझे समझा लीजिए, मैं मानने वाला नहीं हूँ। अंततः मुझे विभाजन करना है। एक समझौता होता है तो समझौता दोनों पक्षों को थोड़ा नरम होना पड़ता है और दोनों पक्षों को थोड़ा सा अगर एक नरम गरम बैठाना पड़ता है। यहाँ पे तो ये वाली बात थी कि हम ठीक है, तुम्हारे में तो 1/3 लेंगे, लेकिन जहाँ हम बहुमत में हैं वहाँ हम तुमको कुछ नहीं देंगे, वो हमारा सब होगा। तो जो हम बहुमत में हैं वहाँ के अल्पसंख्यकों का अधिकार कहाँ गया? अगर अल्पसंख्यक का डर इतना था, यहाँ पे साथियों हमारे पढ़ाने का केवल सब्जेक्ट से नाता रखिएगा। यहाँ तो ना तो किसी प्रकार के कोई सांप्रदायिक बात है और ना ही किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का बढ़ावा से मतलब है। एज ए एस्पेरेंट यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह आपकी जवाबदेहिता है, आपका दायित्व है कि आप न्यूट्रल होकर के, तटस्थ होकर के पढ़ाई करें। भावना में आकर के किसी भी प्रकार का न्यूट्रल होकर के एक एस्पायरेंट को इस तरह से बातें करनी चाहिए कि उसके एग्ज़ाम के लिए क्या सही है और सही क्या है, गलत क्या है। यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि जिन्ना ने सही किया कि गलत किया। उन्होंने जब बहुसंख्यक प्रांतों के लिए केवल मुस्लिमों के लिए बात किया तो ये उनका गलत निर्णय था। अगर एक जगह पे अल्पसंख्यक असुरक्षित हो सकते हैं तो दूसरे अल्पसंख्यक के लिए भी बातें सोचनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं सोचा। यानी मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों के लिए इन्होंने कहा मुस्लिम का सरकार बनना चाहिए और गठन होना चाहिए ऐसे प्रांतों का जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं, वो उनके लिए एक सुरक्षित स्थान होनी चाहिए। यानी यहाँ पर वो बातें गलत कर रहे थे। यहाँ पे वही दिखाना चाहते थे कि हम मानेंगे नहीं और आपको जब ऐसे शर्त रखेंगे, बिना किसी तथ्य के शर्त रखने का मतलब है हम तुम्हारे बातों से सहमत नहीं होंगे, तुम कुछ भी कर लो। अगला पॉइंट है राज्य की सभी सेवाओं में मुस्लिमों के पदों का आरक्षण हो। आप सोचो
कि आप अगर अखिल भारतीय सेवा की बात करते हैं यानी सिविल सेवा की बात करते हैं तो इसमें भी आपको रिजर्वेशन चाहिए। आप प्रोविंशियल सिविल सेवा की बात करते हैं तो इसमें भी रिजर्वेशन चाहिए। आप अगर किसी भी प्रकार के कोई एजुकेशनल या एम्प्लॉय की बात करते हैं तो उसमें भी रिजर्वेशन चाहिए। ये केंद्र और प्रांत के राजनीति में 1/3 स्थायी चाहते हैं, सीटें चाहते हैं। सिविल सेवा में रिजर्वेशन चाहते हैं, अन्य जगहों पर रिजर्वेशन चाहते हैं, यानी हर जगह इनको रिजर्वेशन चाहिए। कितना? 100 में से 34। इनको 100 में से 34 से नीचे समझौता नहीं करना है। और बाकी जो 66 बचते हैं इसमें हिंदू हों, इसमें बौद्ध हों, इसमें सिख हों, इसमें ईसाई हों, पारसी हों, ये लोग इसमें अपना निपटें, इनको इतना चाहिए। तो साफ साफ कह रहे थे हमें बंटवारा चाहिए, हम हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते। ऐसी शर्तें कौन मान लेगा? कोई नहीं मानेगा। और अंत में बंटवारा भी किए तो यहाँ पर वो बाजी फिर मार गए। अब इसे हिंदुओं की उदारता कह लीजिए, हिंदुस्तान की उदारता कह लीजिए, और या जिन्ना की जिद कह लीजिए। आज पाकिस्तान को ऐसे दलदल में जिन्ना ढकेल दिए हैं। नहीं अगर वो भी हमारे हिंदुस्तान के भाग होते तो जिस तरह से भारत के मुसलमान भाई हमारे अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, पाकिस्तान के भी खा पी रहे होते। वैसे हमारा देश तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। पूरा विश्व हमारा एक समुदाय है, हमारा घर है, हमारा गाँव है, तो हम उसकी बात करते हैं। इसलिए हम तो किसी को भूखा नहीं देख सकते। तो कम से कम पाकिस्तान के लोग जो आज भूखे मर रहे हैं बेचारे, कम से कम 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल रही होती। सिंध को बम्बई से पृथक किया जाए, सिंध को बम्बई से पृथक किया जाए, क्योंकि जो सिंध है वो बम्बई और सिंध पाकिस्तान का एक में था। सिंध में मुस्लिम ज़्यादा थे, बम्बई में कम थे, इसीलिए उन्होंने कहा सिंध को बम्बई से पृथक किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात था भारतीय संविधान परिसंघात्मक हो और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को दी जाएं। ये देखो, इन्होंने कहा परिसंघात्मक हो, परिसंघात्मक हो, और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो प्रांतों को दिया जाए। मतलब इनका केंद्र से कोई लेना देना नहीं था। 1/3 पद अपने पास रखने के बावजूद इन्हें डर था। ये डर नहीं था, ये साफ साफ कह रहे थे कि देश हमको दे दो और तुम लोग नर्क में जाओ, गर्त में जाओ। अवशिष्ट शक्तियाँ वो होती हैं जो ना केंद्र की सूची में होता है, ना राज्य के सूची में होता है, ना समवर्ती होता है। अलग से ज़रूरत पड़ने पर कोई नियम विनियम बनाना होता है, उसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह के जिन्ना के 14 सूत्रीय फार्मूले में ये 6 प्रमुख फार्मूले जो महत्वपूर्ण थे मैंने आपको चर्चा कर दिया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की समय सीमा, 1 वर्ष की समय सीमा जो डोमिनियन स्टेट के संदर्भ में था, समाप्त होने के बाद 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए और हम उससे संतुष्ट रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका प्रमुख है वो अंग्रेज रहेंगे, ब्रिटिश के जो राजा होंगे वो रहेंगे, लेकिन इस यहाँ के जो नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, अंतिम निर्णय उनका होगा, परंतु हम लोग अपने अनुसार देश चलाएंगे। इसका विरोध जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य सहयोगियों ने किया था। उन्होंने कहा हमें
किसी भी कीमत पर पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस, अधिराज्य का दर्जा नहीं चाहिए। आधा राज्य मुझे नहीं चाहिए, आधा शासन नहीं चाहिए, हमें पूरा शासन चाहिए। तभी जवाहरलाल नेहरू ने और अन्य सहयोगियों ने कहा, मोतीलाल नेहरू ने और अन्य सहयोगियों ने ये बात कही कि यदि अब जो कि मैंने संविधान बनाया है, वैसे भी काफ़ी दलों ने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन अगर अंग्रेज फिर भी मान लेते हैं तो हम डोमिनियन स्टेटस पे कार्य करने को तैयार हैं, हम आंदोलन समाप्त कर देंगे। तब जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य सहयोगियों ने कहा कि ठीक है, आपके रिपोर्ट को यदि अंग्रेजों ने 1 साल के अंदर 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं सीधे 365 दिन की बात करता हूँ। अगर 12 महीने में अर्थात 1 वर्ष में यदि अंग्रेज़ों ने इस पर कोई फीडबैक नहीं दिया और इसे स्वीकार नहीं किया, तो अंग्रेज़ों को एक पत्र लिख करके इस बात को संबोधित कर दीजिए कि फिर हम कोई बात पूर्ण स्वराज से नीचे नहीं मानेंगे। जब अंग्रेज़ों को ये बातें पता चली, उन्होंने इसे मजाक समझा। उन्हें पता था कि ये लोग केवल अनुनय विनय करते रहेंगे, इतनी क्षमता कहाँ कि हमें बाहर कर सकें। परंतु ये दावा सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, ये दावा जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और इसमें साथ देने वाले जो अलग से कौम तैयार हो रही थी, वो शिष्य थे चंद्रशेखर आज़ाद के, वो शिष्य थे सरदार भगत सिंह के, वो सहयोगी थे अन्य कई क्रांतिकारी दलों के। अब वो भारत नहीं था उस समय जो केवल अनुनय विनय करेगा। अर्थात अंग्रेजों ने अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ी और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पर कोई फीडबैक नहीं दिया। जब नहीं दिया तो कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का अधिवेशन का निर्णय लिया और जिसके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू साहब। जवाहरलाल नेहरू साहब जब अध्यक्ष बनाए गए, उन्होंने संबोधन में कहा कि भारत के युवाओं से मैं इसे आह्वान करता हूं कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हों और पूर्ण आज़ादी से अब हम कम पर मानने वाले नहीं हैं। उसके बाद 2 जनवरी 1930 को एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव में था कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे और शपथ ग्रहण करेंगे कि हम आज़ाद महसूस करेंगे। 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू साहब के नेतृत्व में जब पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, उसी समय में एक प्रतिज्ञा लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं आज एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब एक समय आएगा और पूरी दुनिया सो रही होगी, तब हम स्वतंत्र भारत का निर्माण कर रहे होंगे। उसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तब जवाहरलाल नेहरू ने इसे दोहराया कि आज के 17 साल पहले, 47 के 17 साल पहले होता है 1930। उन्होंने कहा आज के 17 साल पहले हमने कोई प्रतिज्ञा लिया था रावी नदी के किनारे, वो प्रतिज्ञा आज पूरा हुआ और जब पूरी दुनिया सो रही है और हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, एक नए भारत का, नए सूर्य का उदय होने का, आगमन का स्वागत करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू साहब
की दूरदर्शिता थी या अपने भारतीयों पर भरोसा। देखते हैं, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की बैठक में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया और मनाया गया, और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, क्योंकि वो इस डेट को दिल में हर भारतीय रख लिया था और जिसे हम बराबर याद कर सकें, इसलिए गणतंत्र दिवस के रूप में 1947 यानी 1950 के बाद मनाया जाता रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लाहौर अधिवेशन में लिया गया। जब पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया, उसके बाद में कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए सहमति प्रदान किया। उसके बाद में गांधी जी को इसका नेतृत्व दिया गया। गांधी जी नहीं चाहते थे कि कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो, वो आंदोलन को टालना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अंग्रेज़ों को 11 सूत्री मांगें प्रस्तुत की। गांधी जी ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई आंदोलन अभी खड़ा हो, इसलिए अंग्रेज़ों को हमारी कुछ मांगे हैं उसे मान लेनी चाहिए, और यदि वो हमारी मांगे नहीं पूरी करते हैं तब हम आंदोलन छेड़ देंगे, आंदोलन शुरू कर देंगे। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी। उसमें उन्होंने कहा कि जो सेना है, जो सिविल सेवक हैं, उनके खर्चे में 50% की कटौती की जाए। गांधी जी ने कहा कि राजनैतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है कि जब गांधी जी ने राजनैतिक कैदी की बात की तो वहाँ पे जो क्रांतिकारी शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जतिन दास जी और अन्य सहयोगी शामिल थे, उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा नहीं प्राप्त था। जतिन दास जी ने कहा कि जितने लोग फौजदारी के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, और भूख हड़ताल पर बैठ गए। लगभग 64 दिन के भूख हड़ताल के पश्चात जतिन दास जी की मृत्यु हो गई। वो इसी पॉइंट से लिए बैठे थे क्योंकि जब गांधी जी ने अपना प्रस्ताव दिया, 11 सूत्री मांग रखी, तो उसमें राजनीतिक कैदियों की बात की गई थी, और जो क्रांतिकारी दल के लोग थे उन्हें राजनीतिक कैदी न मानकर उन्हें आतंकवादी माना गया था। और जतिन दास जी चाहते थे कि यदि सभी लोगों को राजनीतिक कैदी का दर्जा मिल जाएगा तो गांधी जी के द्वारा मांगे गए 11 सूत्र में जो एक सूत्र ये भी है कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए तो सभी लोगों को छोड़ दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी ने जब देखा कि हमारी मांगें नहीं पूरी हो रही हैं, तब गांधी जी ने पूरे भारतवासियों के सामने कहा, हमने रोटी मांगा था लेकिन हमें पत्थर मिला है। अब हम ना चाहते हुए भी आंदोलन चलाएंगे और अंग्रेज़ों को अब ये समझ जाना चाहिए कि हम अब मानेंगे नहीं। 11 सूत्री जो उनका मांग था उसमें 50% के जो खर्च सेना और सिविल सेवक पे थे उसे कम करना था, पूर्ण रूप से शराबबंदी करनी थी, साथ ही साथ राजनीतिक कैदियों को छोड़ना था, लगान में भी कमी करना था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन
और गांधी जी की 11 सूत्री मांगें। 6 अप्रैल 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 ये डेट क्यों ऐसा है? 6 अप्रैल 1930 को इसलिए है क्योंकि फरवरी में जब कांग्रेस कार्यकारिणी के द्वारा फरवरी में अनुमति दिया गया तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च निकाला गया और 5 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया। नमक कानून तोड़ा गया और 6 अप्रैल को सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया। तो इसलिए 6 अप्रैल महत्वपूर्ण है। 5 अप्रैल यानी 12 मार्च को दांडी मार्च शुरू हुआ, 5 अप्रैल में पूरा हुआ। 384 किलोमीटर का, लगभग 384-85 किलोमीटर का यात्रा किया गया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अधिकार दे दिया गया। फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में गांधी जी को इसकी बागडोर संभालने के लिए दे दिया गया। यानी गांधी जी को फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए बागडोर दी गई और इन्होंने 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किया। गांधी जी चाहते थे कि आंदोलन न शुरू किया जाए, क्योंकि अगर उनकी मांगें मान ली जाती हैं तो वो अभी रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, तो वो चाहते थे अभी जनता और परिपक्व हो जाए तब हम आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इनकी मांग नहीं मानी। 11 मांगें ये थी, सेना और सिविल सेवा में वेतन में 50% की कटौती की जाए, पहली मांग। दूसरी मांग इनकी थी कि पूर्ण रूप से शराबबंदी किया जाए, यानी शराब नहीं बिकनी चाहिए, इसे पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए, बंद लगा देना चाहिए। किसानों के लगान में 50% की कमी की जाए। किसानों से जो लगान वसूला जा रहा था उसमें 50% की कटौती की बात गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात की थी, और जो कि राजनीतिक कैदी में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु नहीं आते थे, इसलिए गांधी जी के ऊपर आलोचना भी किया गया था कि ये चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी से बचा सकते थे। नशीली वस्तुओं का क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाए। गांधी जी ने कुछ ऐसा नहीं मांग रखी थी कि अंग्रेज को नहीं दे सकते थे। इस एक बड़े आंदोलन को अंग्रेज चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन गांधी जी की जो मांगें थीं बहुत छोटी छोटी मांगें थीं, वो मान लेते, नहीं माने। अगला था नमक पर सरकारी इजारेदारी समाप्त करके नमक कर को समाप्त कर देना चाहिए। गांधी जी का कहना यह था कि नमक किसके लिए महंगा होता है? नमक गरीबों के लिए महंगा होता है। ज़्यादा इस्तेमाल नमक गरीब करते हैं। अमीरों के लिए तो बहुत साधन होते हैं, वो नमक नमक की तरह डालते हैं, और गरीब जो होते हैं वो नमक सालन की तरह, सब्जी की तरह भांति इस्तेमाल करते हैं। गरीबों के लिए रोटी नमक उस समय का दौर था। वो किसी तरह से अपनी आजीविका चलाते थे। एक किसान इतना ज़्यादा दयनीय स्थिति में रहता था कि उसे 56 भोग नहीं मिलता था, वो दाल रोटी के साथ किसी तरह से गुजारा करता था। नमक पे कर बढ़ाते जा रहे थे और गरीबों के लिए वो दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि नमक कर समाप्त कर दिया जाए। इन्होंने अपने 11 सूत्री मांग में इसे भी शामिल किया था। रुपये का विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर कहा होना चाहिए। जैसे इस समय $1 लगभग 80 रुपये के बराबर है।
लेकिन अब ये हमारा मूल्य सस्ता क्यों हुआ, ये मूल्य महंगा क्यों हुआ? क्योंकि अभी हमारे पास में आयात के साधन ज़्यादा होंगे, निर्यात के कम होंगे। अर्थव्यवस्था जब और विधिवत तरह से कार्य करेगा, हम विकसित के रूप में बढ़ेंगे, तो हमारा भी मूल्य बढ़ेगा। अभी डॉलर का मूल्य ज़्यादा है, हमारा मूल्य कम है, और इसीलिए हमारा मूल्य 1 रुपये पे 80 रुपया है, 1 डॉलर पे 80 रुपया के आसपास में है। भारतीयों की आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की बात गांधी जी करते हैं। ये वही व्यक्ति है जो कहता है सत्य और अहिंसा की बात करता है, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी मांग में भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति मांग रहा है। सीआईडी विभाग या तो सार्वजनिक किया जाए और या तो खत्म कर दिया जाए, गांधी जी ऐसा कहते थे। देसी कपड़ा उद्योग को संरक्षण देना, तटीय संचार पर भारतीयों का आरक्षण, यानी गांधी जी ने जो 11 अपनी मांगें प्रमुख रूप से रखी थी, वो 11 मांगों में ऐसा कुछ भी नहीं था कि अंग्रेज दे नहीं सकते थे, लेकिन उनको लगता था कि हम ऐसा क्यों करें, हम इनकी बात क्यों मानें, और फिर ऐसे व्यक्ति का बात हम क्यों मानें जो खुद अधनंगा फकीर है। लेकिन वो भूल गए थे कि यही अधनंगा फकीर एक दिन करो या मरो का नारा दे करके भारतीयों को ऐसा खड़ा कर देगा कि इन्हें बोरिया बिस्तरा भागने के लिए समय नहीं बचेगा। गांधी जी ने कहा, हमने मांगा था रोटी और हमें मिला पत्थर। हम तो चाहते थे आंदोलन ना शुरू करें, लेकिन उन्होंने हमारे इन मांगों को ठुकरा दिया है और हम दांडी यात्रा पे निकल रहे हैं। 12 मार्च 1930 को 78 लोगों के साथ, ध्यान रहे प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि गांधी जी सहित 78 लोग दांडी मार्च में शामिल थे। गांधी जी सहित 79 लोग थे, ध्यान रहे 78 अनुयायी प्लस गांधी जी तो कितने हो गए? 78 प्लस गांधी जी बराबर 79, तो टोटल 79 लोग थे। गांधी जी के 78 अनुयायी के साथ इन्होंने दांडी मार्च के लिए प्रस्थान किया था साबरमती आश्रम से। पाँच अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ा था, और इसी दांडी के पास में करड़ी करकर एक गांव है, करड़ी गांव, यहां से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दांडी मार्च के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो नमक सत्याग्रह के तहत यानी दांडी यात्रा के लिए किसने नेतृत्व संभाला था? तो अब्बास तैयबजी ने नेतृत्व संभाला था। गिरफ्तारी के बाद में आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयबजी ने नेतृत्व संभाला था, और दांडी यात्रा 385 किलोमीटर यानी 241 मील का यात्रा किए थे। तो अगर मील आएगा तो 241 आएगा, और अगर किलोमीटर आएगा तो 385 किलोमीटर। फिर ध्यान रहे, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा को दांडी मार्च भी कहा जाता है, दांडी मार्च भी कहा जाता है। तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था साबरमती आश्रम से। और गांधी जी के साथ 78 लोग और थे, यानी गांधी जी के सहित 79 लोग थे। 5 अप्रैल 1930 को नमक कानून गांधी जी ने तोड़ा था। फिर उन्हें करड़ी गांव से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद अब्बास तैयब जी ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था।
नमक कानून तोड़ने का जो सिलसिला था वो पूरे भारत में व्याप्त हो गया। अब नमक कानून तोड़ा कैसे गया? गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाया और बोले, अब भारत में किसी भी व्यक्ति को नमक पर कर देने की जरूरत नहीं है। और वहीं पर गांधी जी ने नमक भी बनाया और कहा नमक पर भारतीयों का अधिकार है। उसके बाद में भारत के जगह जगह पर यात्राएं की गईं अलग अलग लोगों के द्वारा, और ये बोला गया कि अब भारत में नमक कर नहीं दिया जाएगा। वही पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान साहब थे। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने गांधी जी के सत्य और अहिंसा के इनका प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि हम भी एक संगठन के रूप में गांधी जी का समर्थन करना चाहते हैं। और उसके बाद संगठन बनाने के बाद में गांधी जी को उन्होंने कहा मलंग बाबा का हम सहयोग करेंगे। वो गांधी जी को मलंग बाबा के नाम से पुकारते थे और गांधी जी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को सीमांत गांधी के रूप में पुकारते थे। इनके अनुयायी जो थे वो लाल कुर्ती धारण करते थे और इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान को खुदाई खिदमतगार, जो आंदोलन उन्होंने चलाया था, खुदाई खिदमतगार, इनके जो अनुयायी थे वो लाल कुर्ती धारण करते थे, इसीलिए लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। कई बार प्रश्न पूछता है कि सीमांत गांधी ने गांधी का समर्थन किस आंदोलन में किया था? तो ध्यान रहे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में खुदाई खिदमतगार आंदोलन चला करके खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने गांधी जी का समर्थन किया था। उसके बाद के लप्पड़, सी राजगोपालाचारी, इन लोगों ने भी अपने अपने स्थान पर यात्रा किया और यात्रा करने के बाद में नमक कानून को तोड़ा और गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। अब जब कानून टूट गया, आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब एक घोषणा ऐसी किया गया कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन से कार्यों को अंजाम देना है। ये व्यवस्था किया गया 9 अप्रैल 1930 को। ध्यान रहे, 12 मार्च 1930 दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुआ। 5 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया और 9 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए गए। उस कार्यक्रम में क्या था? गांधी जी ने कहा था लोग अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दें, कांग्रेस में शामिल हों। ध्यान रहे, गांधी जी इस स्टेटमेंट को क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भी इस बात को दोहराएंगे, लेकिन तब बोलेंगे वही व्यक्ति नौकरी छोड़ें जो आज़ादी तक इस पर अडिग रहें। लेकिन यहाँ ये बात नहीं कहते हैं। शायद गांधी जी को पता हो जाता है कि आज़ादी कब मिलेगी। वो एक एक क्रम करके आंदोलन चला करके भारतीयों को उसके लिए जागरूक बनाते रहे। गांधी जी ने 9 अप्रैल 1930 को आंदोलन के कार्यक्रम की शुरुआत हुआ और इसमें कहा गया ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करना है। यानी अब सबसे बड़ी बात यह है कि नमक कर नहीं देना है, नमक कर नहीं देना है। अदालतों, सरकारी विद्यालयों
व सरकारी समारोहों का बहिष्कार किया गया। अदालतों, सरकारी समारोहों, सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया गया। भू राजस्व व चौकीदारी तथा अन्य करों पर रोक लगा दिया गया कि अब नहीं दिया जाएगा। और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना दिया गया। यहाँ पे दिलचस्प बात है, यहाँ पे दिलचस्प ये है कि देखिए, स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। उसके बाद असहयोग आंदोलन में भी उनका रोल बना रहा। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया तब महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाई और कुछ नहीं करती थी। शराब के दुकान के सामने जा कर के केवल बैठ जाती थीं और चुपचाप बैठी रहती थीं कि शराब नहीं बिकेगी। इनको लोग इनके ऊपर पानी फेंक देते थे, इनके साथ बदतमीजी करते थे, लेकिन ये चुपचाप बैठी रहती थीं कि शराब नहीं बिकेगी। अच्छा, महिलाओं को ही क्यों शराब के दुकान के सामने बैठाया गया? वहाँ पे अभद्रता, बदतमीजी और किसी भी प्रकार का जितने भी कुरीतियाँ हो सकती हैं हावी हो जाता है। ऐसी जगहों पर महिलाओं को क्यों बैठाया गया? महात्मा गांधी जी बहुत बुद्धिमान थे। आप जिस दर्द को स्वयं नहीं झेलोगे वो दिल से उस काम को नहीं करोगे। दारू कौन पीता था? पुरुष पीते थे। और दारू पीकर क्या करते थे? अंग्रेजों को तो मार नहीं सकते थे। हर इंसान मजबूर और गरीब व्यक्ति को मारता है, असहाय व्यक्ति के साथ बदतमीजी करता है, अपने से ताकतवर के पीछे झुक जाता है। क्योंकि जो पुरुष दारू पीकर जाते थे वो बदतमीजियां महिलाओं के साथ करते थे, औरतों को मारते थे। जिसे कहावत कही गई है, हमारे भारत में तो प्रचलित है, ऐसी बानी बोलिए जो तुरते झगड़ा होए, उससे मत बाजिए जो तुमसे तगड़ा होए। तो किसी और से तो दारू पीकर बाज नहीं सकते थे। अंग्रेजों के गुलाम थे, उनको मार नहीं सकते थे। तो दारू का नशा किस पे दिखाते थे? अपनी बीवियों पे दिखाते थे, अपने बच्चों पे दिखाते थे। इसलिए औरतें, जब ये बात आया कि दारू पूर्णतः बंद होना चाहिए, गांधी जी ने अपने 11 सूत्री मांग में रखा था और नहीं मिला है, और अब गांधी जी ने कहा है कि महिलाएं सामने आएं और हम शराबबंदी करवाएंगे। साथियों, जब महिलाएं इसमें शामिल हुईं तो वो बहुत तेजी से, बहुत कहा जाता है भीड़ बहुत बढ़ गया और शराबबंदी के लिए दुकानों पे बिना किसी हथियार के ये चुपचाप रोज जाती थीं, वहीं पे बैठ जाती थीं कि शराब नहीं बिकेगी। तो यहाँ पे शराब की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना, सरकारी नौकरियों का त्यागपत्र और मजदूर तथा औद्योगिक लोगों को कांग्रेस से जोड़ा गया। अब आंदोलन का प्रसार कहाँ कहाँ पे हुआ, इसकी प्रगति कहाँ कैसे हुई? तो ये पूरे भारत में था। पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन फैल गया। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी महोदय, इन्होंने यात्रा किया कहाँ से? तिरुचेनगोड़ आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक। कहाँ से? तिरुचेनगोड़ आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक इन्होंने नमक यात्रा किया था। पहला पॉइंट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। तमिलनाडु में नेतृत्व किसने किया? सी राजगोपालाचारी ने किया। इन्होंने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की? इन्होंने तिरुचेनगोड़ आश्रम से लेकर के तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक इन्होंने अपना यात्रा किया था। वही मालाबार में, मालाबार केरल में है, के लप्पड़ महोदय ने कालीकट से पेन्नार तक इन्होंने यात्रा किया था। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, मालाबार में के लप्पड़, कालीकट से पेन्नार तक। वहीं उड़ीसा में गोपचंद बंधु चौधरी
गोपचंद बंधु चौधरी उड़ीसा में इन्होंने नेतृत्व किया था और यात्रा कटक से पुरी होते हुए बालासोर तक, कटक से पुरी होते हुए बालासोर तक इन्होंने यात्रा किया था। नमक सत्याग्रह का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के शिवरम जिले में बनाया गया था। इसका आंदोलन बनाया गया था, मुख्यालय इसका आंध्र प्रदेश के शिवरम जिले में, और असम के सिलहट में और बंगाल के नोवाखली में भी नमक कानून तोड़े गए थे। ये तो विस्तार पूरे भारत में था। लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जो जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती का संगठन बनाया गया था और लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इस संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और गांधी जी का सहयोग किया था। गांधी जी को मलंग बाबा के नाम से पुकारते थे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, जबकि ये गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, बहुत बड़े भक्त थे, गांधी जी के अहिंसा और सत्य के पुजारी भी थे। गांधी जी ने इनको फकीए अफगान, बादशाह खान, सीमांत गांधी आदि उपाधियां खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को मिला था। इसमें गांधी जी ने इनको सीमांत गांधी कहा था। लाल कुर्ती पहनते थे इनके समर्थक, इसीलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना गया। अब साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का दमन कैसे हुआ, इसके परिणाम क्या थे, हम अगली क्लास में बताएंगे। मैं अपने क्लास को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।